मुझे उस हादसे के बाद से एक भी इंसान नहीं दिखा। फिर भी उनकी आवाज़ें हर रोज़ दीवारों से टकराती रही। टूटी-फूटी आवाज़ें बार-बार गूंज रही थी। हर बार वही झगड़े, बिन देखे लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, और फिर वो ठंडी हवा में घुली आवाज़ जो दरवाजे के पीछे से आई। उस घने अंधेरे के पीछे से किसी ने कहा, "कौन है?" मैंने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। माँ-बाबा तो चाहते थे मैं आगे की पढ़ाई करूँ, पर मेरा पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। काम आते-जाते रहते थे। एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता तो दूसरा मिल जाता है। मुझे एक बिल्डर ग्रुप की तरफ से नौकरी का ऑफर आया। कंपनी बड़ी थी, प्रोजेक्ट भी बड़ा था, तो मैंने हाँ कर दिया। सैलरी अच्छी दे रहे थे और नौकरी पक्की होने के भी चांसेस थे। लेकिन प्रोजेक्ट का काम शुरू होते ही साइट पर कुछ हादसे हो गए। किसी को समझ नहीं आता गलती किसकी थी, सर्वे वालों की, मजदूरों की, या बस किस्मत का खेल। जो लोग मलबे में फंसे थे उन्होंने कंपनी पर ही उंगली उठाई। 3 आदमी मारे गए, 13 घायल हुए। मामला बड़ा बनता जा रहा था, इसलिए कंपनी ने हम सबको कोर्ट के बाहर से ही अच्छा खासा सेटलमेंट दे दिया। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक सिस्टम जॉब ऑफर करी, जो मैं घर बैठे कर सकता था, और उनके अपार्टमेंट में बहुत कम किराए पर एक फ्लैट भी ऑफर किया। अपार्टमेंट ठीक ठाक लग रहा था, और वैसे भी मेरे पुराने चौथी मंजिल वाले घर में रहना मुमकिन नहीं। मैं वहाँ पिछले साल फरवरी की शुरुआत में शिफ्ट हो गया। सब कुछ एक साथ बदल जाने से मुझ पर बहुत भारी असर पड़ा। एकदम से रोज साइट पर काम करने वाला इंसान अब व्हील चेयर पर बैठकर कमरे में बंद हो गया था। हेलमेट और बूट की जगह अब लैपटॉप और फाइलें थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के अगले ही दिन मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर था, जाहिर सी बात है। लिविंग रूम में एक छोटा सा किचन, जिसमें प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पर बने थे ताकि मैं आसानी से पहुंच सकूं। बेडरूम बड़ा था। काश मैं कह पाता कि शुक्रगुजार हूँ, पर सच्चाई ये है कि उन सारी सुविधाओं ने मुझे बार बार ये याद दिलाया कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी। गलत मत समझना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सोचते हैं कि दिव्यांग होना किसी को कमज़ोर या कमतर बना देता है। बचपन में मेरी मौसी व्हील चेयर इस्तेमाल करती थी, और मेरा बड़ा भाई भी स्पेशल नीड्स वाला था। दोनों के लिए मेरे दिल में हमेशा से इज्जत रही है। लेकिन दोनों की मौत कुछ ऐसे हुई कि उन्हें आखिरी समय पर मदद नहीं मिल सकी जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी मौसी एक दिन व्हील चेयर से गिर गई। उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि वापस ऊपर चढ़ के फ़ोन कर सके। उनके पालतू जानवर ही उन्हें काटने लगे थे। मेरे भाई ने खुद अपनी जान ले ली, क्योंकि माँ बाप उसे सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वजह से मैंने आज तक अपने परिवार से बात नहीं करी। अब लगभग 30 साल बाद, जब मैं पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा आत्मनिर्भर इंसान था, तो एक पल में जिंदगी पलट गई। सारी उम्मीदें छिन गई और मैं उस कंपनी पर निर्भर हो गया जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मुझे याद है वो जून का महीना था और मेरे यहाँ इतनी गर्मी इससे पहले कभी नहीं पड़ी। मैं एक बोरिंग रूटीन में जम चुका था। सुबह उठना, नहाने से पहले थोड़ी आम एक्सरसाइज करना, नाश्ता करना, और फिर काम करने की कोशिश। काम कहने लायक तो कुछ था ही नहीं, लेकिन कंपनी को लगता था कि मुझे पेरोल पर रखना ज़्यादा आसान है, कहीं मैं केस ना कर दूं। हफ्ते भर में एक बार मोबाइल से ग्रोसरी का ऑर्डर डाल देना मेरे लिए सुपरमार्केट तक जाने से आसान था। धीरे धीरे मैं ऐसी आदतों में आ गया कि बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन दिनों मैंने लोगों से दूरी बना ली थी। मैंने महीनों तक इंसानों की आवाज़ बस अपने पड़ोसियों से सुनी। ऊपर एक मैरिड कपल था जो कभी लड़ना बंद नहीं करते, और बगल में एक बुजुर्ग औरत थी जिसके पास हमारे रेंट कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा बिल्लियाँ थी। एक दिन जब मैं नहा रहा था, अचानक से लाइट चली गई। मैं पहली बार उस छोटे आड़ में गया जहाँ बाहर हवा गर्म और भारी थी। चारों तरफ एकदम खामोशी और सन्नाटा। ना कीड़े मकोड़ों की आवाज़, ना पक्षियों की, बस एक खामोश चुप्पी। ये सुकून ज़्यादा देर टिकता, इससे पहले ऊपर से स्लाइडिंग डोर की और लकड़ी चरमराहट की आवाज़ आई। फिर वही झगड़ालू पति पत्नी की आवाज़, "अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो मैं करूँगी। मैंने कहा था ना कि जरा जूते पहनने दो।" फिर उनका झगड़ा चलता रहा और मैंने ध्यान देना छोड़ दिया। ऊपर वाले झगड़े और बिल्ली की आवाज़ें अब इतनी आम हो गई थी कि उनमें कुछ भी नया लगना बंद हो गया। मैं इन सारी आवाज़ों को जितना इग्नोर कर सकता था करता रहा। वही आवाज़ें, वही झगड़े, वही बिल्लियों का रोज़ एक जैसा बर्ताव करना।
फिर भी कभी कभी चाहकर मैं उनकी बातें सुनने से खुद को रोक नहीं पाता था। ऊपर जो महिला रहती थी, पता चला नाम अमृता है। वो अक्सर अपने पति से झगड़ती रहती। उसके पति का नाम शायद रंजीत था। बगल वाली बिल्ली वाली आंटी का नाम मुझे कभी पता नहीं चला। हाँ, लेकिन उसकी बिल्लियों के नाम खूब याद हो गए। चार्ली, लूसी और टॉबी। हर दिन वो आंटी टॉबी को डांटती क्योंकि वो खाने के लिए बहुत तेज रोता था। और दोपहर में चार्ली और लूसी आपस में धूप में सोने की जगह के लिए खूब लड़ती। इन आवाज़ों के अलावा और किसी इंसान से मेरा संपर्क नहीं था। सितंबर के बीच में जब मैं अपनी एलर्जी की वजह से गला साफ कर रहा था, अचानक ख्याल आया, मैंने अपनी खुद की आवाज़ महीनों से नहीं सुनी। सोचता कि कितना अकेला हो गया हूँ मैं। अक्टूबर आते आते ये अकेलापन असहनीय हो गया। मैं आवाज़ों को पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान से सुनने लगा। कमरे में जितनी हो सके उतनी खामोशी कर लेता। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ताकि बाहर की हल्की सी भी आवाज़ पकड़ सकूं, चाहे झगड़े हों, शिकायतें हों या बिल्लियों की म्याऊं। वही मेरे दोस्त और मेरी तसल्ली बन गए थे। एक रात शायद बोरियत या फिर खुद को तसल्ली देने के लिए मैंने उन्हीं आवाज़ों का जवाब देना शुरू कर दिया। पहले तो धीमी सी फुसफुसाहट में ही, जैसे अमृता जब गुस्से में कहती, तुम मेरी कभी सुनते नहीं। तो मैं हल्के से बोल देता, मैं तो सुन रहा हूँ। उसके पति के कभी थक कर बुदबुदाने पर, हे भगवान, मुझसे नहीं होता। मैं मुस्कुराकर कह देता कि मुझसे भी नहीं होता। शायद सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनने के लिए करता रहा, या शायद इस वहम में कि मैं भी किसी से जुड़ा हूँ। ये सब बेवकूफ़ी थी, मगर ज़िंदगी थोड़ी कम खाली ज़रूर लगने लगी थी। धीरे धीरे ये मेरा खेल बन गया। हर रात हल्की सी रोशनी में बैठकर मैं उनकी बातें सुनता, उन झगड़ों, म्याऊं, कभी कभार की हल्की गपशप में खुद को शामिल महसूस करता हूँ। अमृता जब चिढ़कर बोलती, अब तो कोई भी मेरी बात सीरियसली नहीं लेता, मैं धीरे से कह देता, ऐसा थोड़ी है। बूढ़ी औरत जब टॉबी को डांटती, नालायक बिल्ली, मैं मुस्कुराकर बुदबुदाता, बुरी बिल्ली। मुझे पता था ये खेल मेरे लिए अब सब कुछ था। फिर करीब हफ्ते भर बाद एक अजीब बात हुई। अमृता चिल्लाई, एक बार तो मान लो कि मैं सही हूँ। मैंने ना चाहते हुए भी जवाब दिया, जब तुम गलत हो तो क्यों मान लो। फिर ऊपर से उसके पति की भी आवाज़ आई, लेकिन जब तुम गलत हो तो मैं क्यों मान लूँ। मैं चौंक गया। पूरा 1 मिनट चुपचाप बैठा सोचता रहा। मुझे उनकी बातें ऐसी लगी जैसे मैंने पहले भी सुना हो। पहले सोचता शायद वैसे ही लगा है, पर महीनों से वही पुरानी बातें सुन सुनकर दिमाग को सब याद हो जाता है। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। कार की रजिस्ट्रेशन करानी इतनी मुश्किल बात है क्या? हफ्ते भर से टल रही है। अमृता चिढ़ी, और मुझे पूरा यकीन था यही बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। ना सिर्फ मिलती जुलती, वही अल्फाज, वही टोन, बिल्कुल उसी क्रम में। असल में वो बहस मैंने पहली बार अगस्त में सुनी थी। तब उसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हफ्ते भर नहीं, पूरे 2 महीने से एक्सपायर्ड थी। मैंने अपना एसी बंद कर दिया और पूरी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो तुम खुद जाकर क्यों नहीं करा देते। देखो, ये लाइन भी वही बोली। मुझे पसीना आने लगा। दिल में अजीब सा डर बैठ गया कि ये सब मैं पहले कई बार सुन चुका हूँ। खुद को तसल्ली दी, इत्तेफाक है, शायद इनके झगड़े एक जैसे ही हैं और मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा अब। उस रात मैं छत की तरफ घूरता रहा, ऊपर से आने वाली हर आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। खुद को बस यही समझाता कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मन में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अगले दिन मैंने ठान लिया था कि जो भी आसपास सुन सकूं, उसकी पूरी डिटेल कंप्यूटर में नोट करता चलूँगा। पहले तो मैं आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, किस वक्त क्या बोला गया ये याद भी नहीं रखता। लेकिन उस दिन सब रुक गया। मैंने पंखे भी बंद कर दिए, पूरी खामोशी बना ली ताकि साफ साफ सुन सकूं। सुबह 8:15, बगल में रहने वाली बूढ़ी औरत, ओ टॉबी चुप हो जा, तुझे खाना दे दिया है। 8:17, ऊपर से अमृता फ़ोन पर, हाँ वो काम पर निकल गया है, नहीं अभी मैं ही घर पर रहूँगी, वो दोपहर तक लौटेगा। 12:32, ऊपर से फिर आवाज़ आई,
रंजीत, मैंने कहा था ना, जोर से बंद मत किया करो, हर बार डर जाती हूँ। पूरा दिन मैंने जो जो सुना सब नोट कर लिया। अगली सुबह तय वक्त से पहले उठ गया। मेरे पास कल के नोट्स भी थे और वक्त भी। जल्दी से नहाकर घर के बीच वाले हिस्से में जा बैठा दोबारा सुनने के लिए। ठीक 8:15 पर बगल वाली आंटी फिर से बोली, ओ टॉबी, चुप हो जा, तुझे खाना दे दिया है। 8:17, अमृता फोन पर, हाँ वो काम पर निकल गया है। नहीं, अभी मैं ही घर पर रहूंगी, वो दोपहर तक लौटेगा। इसी तरह जो कुछ कल सुना था, आज भी वही बातें, वही अल्फाज, मिनट दर मिनट, जस का तस दोहराया जा रहा है। 12:32 पर जब अमृता ने दरवाज़ा बंद करने की शिकायत दोहराई तो मुझे अंदर तक खराब महसूस हुआ, क्योंकि मैंने तो कभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ही नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्क्रिप्ट बार बार दोहराई जा रही है। अब मुझे सबूत चाहिए था, तो मैंने वो किया जो महीनों से नहीं किया था। पहली बार घर से बाहर निकला, बड़ी मुश्किल से खुद को व्हील चेयर पर घसीटते हुए कॉम्प्लेक्स के आंगन में पहुंचा। सूरज की तेज रोशनी से आंखें सिकुड़ गई। ताज़ी हवा, अजीब तो लगी लेकिन अच्छी थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स यू शेप में चारों ओर घूमी हुई थी। ठीक उसके सामने एक और वही डिज़ाइन वाली बिल्डिंग। हर बिल्डिंग के दूसरे तीसरे मंजिल की बालकोनी के ऊपर एक सीमेंट की परत जैसी कुछ दिख रही थी। मैंने ऊपर वाले कपल के फ्लैट की तरफ देखा। खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे पूरी तरह खुले थे, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं दिख रही। फिर बगल वाले फ्लैट को देखा, बूढ़ी औरत वाला। पर्दे खुले हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं। धीरे धीरे ध्यान गया पूरी बिल्डिंग पर, यहाँ तक कि मेरे सामने वाले भी। सबकी खिड़कियाँ खुली थी, लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई इंसानी निशान तक नहीं। मैं करीब 1 घंटा वहाँ बैठा रहा, बिना किसी हलचल के। ना कोई परछाई, ना दरवाज़ा खुला, ना कोई बाहर आया गया। अकेले रहना इंसान के दिमाग पर अजीब असर डालता है। कई बार अजीब बातें नोटिस करने लगता है, कई बार बिल्कुल सामने की सच्चाई को देखकर अनदेखा कर जाता है। अचानक ध्यान आया कि मैंने अपने पड़ोसियों को कभी देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं। ना किसी को दरवाज़ा खोलते देखा, ना पार्किंग लॉट में, जबकि हर रोज़ उनकी आवाज़ें आती थी। अब पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी। यहाँ रहते हुए 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने इन लोगों की आवाज़ सुनते हुए, ऊपर नीचे झगड़ों की चीख पुकार, बगल वाली बूढ़ी आंटी की बिल्लियों से बातें। पर अभी तक मैंने किसी को भी अपनी आंखों से देखा तक नहीं। ये बात जैसे ही दिल में पूरी तरह उतरने लगी, मैंने देखा कि बगल वाले अपार्टमेंट की खिड़की के पर्दे अचानक से बंद हो गए। उसके ठीक कुछ सेकंड बाद ऊपर वाली खिड़कियों के पर्दे भी लग गए और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग की सारी खिड़कियां बंद होने लगी। एक लहर सी दौड़ गई। मैं अपनी व्हील चेयर में जितना तेज घूम सकता था, उतनी तेजी से यहाँ से निकलकर पार्किंग की तरफ भागा। सोचा कहीं तो लीजिंग ऑफिस होगा, पर वहाँ पहुंचकर देखा तो चारों तरफ एक जैसी बिल्डिंग की कतारें थी। हर बिल्डिंग की खिड़कियां बस मेरे देखते ही बंद होती जा रही थी, जैसे कोई हवा का झोंका ये कर रहा हो। पहली बार असल में इस कॉम्प्लेक्स की इतनी विशालता महसूस हुई। ऑफिस खोजने की कोशिश में दिखाई दिया पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, बाड़ के साथ साइकिलें टिकी थी, बालकोनी में फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, सब कुछ ऐसे पड़ा था जैसे अभी कोई आकर इस्तेमाल करेगा। थक हार कर मैं अपने अपार्टमेंट लौट आया। वापस आया तो आसपास की सारी खिड़कियां पर्दे से ढकी थी। अपना घर बाकी बिल्डिंग के बीच एकदम खाली और खामोश लग रहा है। और सबसे डरावनी बात, अब मुझे भी यकीन हो चला था कि यहाँ वाकई में सिर्फ मैं ही हूँ। घर में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद किया और उसी पर डोर बेल की आवाज़ आई। जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मेरी हफ्ते भर की ग्रॉसरी बिल्कुल तरीके से दरवाजे के सामने पड़ी थी। हैरानी की बात यह कि 5 सेकंड पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अगले कुछ दिन बहुत उलझे हुए से बीते, करीब 1 हफ्ते तक। ऊपर नीचे होने वाली बहस, बिल्लियों की आवाज़, हल्की गपशप, सब गायब, जैसे मेरी जिज्ञासा की भनक लग गई थी। और अब स्क्रिप्ट फिर से रचाई जा रही है। हफ्ता पूरा हुआ तो इंसानों की आवाज़ फिर से लौट आई, पर इस बार नए झगड़े, नई बातें। दूसरे दिन नोटिस किया, अब रोज की बातें पहले जैसी नहीं थी, हर दिन पुराने से अलग। बाहर से गाड़ियों की आवाज़ धीरे धीरे गुजरती सुनाई देने लगी, जैसे पहले कभी सुनाई ना हो। पर 8वें दिन मेरे डर की पुष्टि हो गई। फिर से वही जानी पहचानी बातें, पुराने झगड़े।
जिन्हें मैंने पिछले हफ्ते जल्दी जल्दी नोट कर लिया था, वे लौट आए। अगले दिन भी वही दोहराया गया। अब जो रील चली जा रही थी उसमें एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग थी, दिन भर ही नहीं पूरे हफ्ते की। यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी ठीक उसी वक्त लौटती। एक दिन मैंने देखा उन गाड़ियों में ड्राइवर नहीं है। मैंने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं खुद उस रूटीन को तोड़ने की कोशिश करूं तो क्या होगा। अगले दिन ठीक 9:13 और 3 सेकंड पर बगल वाली बूढ़ी औरत अपनी बिल्लियों को डांटती है। वो नए छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, झुंड बनाकर उन पर हमला मत करना। लेकिन मैं उनके दरवाजे पर 9:13 पर दस्तक देता हूँ, ताकि जो भी नाटक शुरू होना था उसे मेरी वजह से थोड़ा बदलना पड़े। अगली सुबह मैंने खुद को तैयार किया। हफ्तों बाद पहली बार दाढ़ी बनाई। करीब 2 मिनट तक दरवाजे के सामने खड़ा रहा। नजरें अपनी कलाई की घड़ी पर टिकी थी और कान एकदम चौकस। जैसे ही घड़ी में 9:13 हुए, मैंने जोर से 3 बार दस्तक दी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि कोई गुस्सा महसूस करे। और बात शुरू होने से पहले ही दस्तक बंद कर दी। मैं सांस रोके काफी देर तक इंतजार करता रहा। 3 सेकंड मुझे 1 मिनट जैसे लगे। मुझे इतना यकीन हो गया था कि उस चक्कर का तोड़ करने में कामयाब रहा। जैसे ही मैं वापस अपने घर की ओर मुड़ा, दरवाजे के पीछे से किसी ने पूछा, कौन है? लेकिन ये आवाज़ बूढ़ी औरत की नहीं थी। मैं नहीं कह सकता ये इंसान की भी थी या नहीं। शब्द ऐसे टूटे फूटे लगे, जैसे कहीं से इकट्ठे करके जोड़े गए हों। कोई बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। आवाज़ फिर से आई, कौन है? इस बार आवाज़ बदली हुई थी, जैसे कोई इंसान की नकल कर रहा है। कौन है? आवाज़ एक बार फिर से आई। डर के साथ मैंने देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। मैंने खुद को संभाला, सोचते हुए कि कोई भयानक चीज़ अंदर इंतज़ार कर रही होगी। पर जो कुछ भी दरवाजे के पीछे था, बस एक घना काला अंधेरा। दरवाज़ा पूरा खुल चुका था और जो थोड़ी सी धूप अंदर आ रही थी, उसमें भी कोई नहीं था। कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक आवाज़ जो अब भी आ रही है। कौन है? मैंने अपना सिर दरवाजे के अंदर झांकते हुए महसूस किया कि जैसे कोई ठंडी बर्फीली हवा मेरे शरीर में घुस रही हो। मैंने इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं किया था। घर के लिविंग रूम में घुसते ही एक चीज़ पर मेरी नज़र गई। एक व्हील चेयर ज़मीन पर गिरी हुई है। मैं आसपास कुछ नहीं देख पाया, लेकिन सूने कमरे में धीमी गहरी चबाने की आवाज़ें, मांस फाड़ने की आवाज़ें और भूखी बिल्ली की म्याऊं सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत वहाँ से दूर हो गया। उस दिन के बाद ये पहले से तय की गई आवाज़ों की स्क्रिप्ट बदलने लगी। कभी कभी कई दिनों तक कुछ नहीं सुनाई देता। कभी पुराने दिनों में जो मुझे लगता था, जो मैं सब बता चुका हूँ, वहाँ नए झगड़े आने लगे थे। और कभी कभी गाड़ियाँ भी अब ऐसे रास्ते से गुजरती जो पहले कभी नहीं देखे। लेकिन इन आवाज़ों के पीछे कोई असली इंसान नहीं था। मुझे ये बात साफ समझ आ गई। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचे हैं। इतने महीने से मैंने एक इंसान भी नहीं देखा था, और मुझे शक था कि ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक मैं इस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकल जाता। लेकिन कहाँ जाऊँ? कोई नहीं था जो मुझे लेने आए। मैंने महीनों से अपना लैपटॉप तक नहीं खोला। यहाँ कोई नहीं था जो मुझे जानता हो। मुझे तो मेरी खुद की लोकेशन भी नहीं पता थी। हादसे के बाद कंपनी के आदमी अस्पताल से यहाँ लेके आए थे। पूरा सच समझ में नहीं आता कि वहाँ कैसे पहुँचा और यहाँ कैसे आ गया। मुझे बस ये याद है कि हादसा हुआ, मैं अस्पताल में था। कुछ ऑफिस वाले आए और बताया कि कंपनी कोर्ट की कार्रवाई से बचना चाहती है। उन्होंने मुझे चेक दिया, नई नौकरी का ऑफ़र दिया और अपार्टमेंट का ब्रोशर भी। मैंने अस्पताल से ही ऑनलाइन अपना लीज साइन किया, फिर सीधे यहाँ लाया गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। घंटी नहीं बजी, सीधे ठक ठक की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनते ही मुझे एकदम से कपकपी चढ़ गई। धीरे धीरे व्हीलचेयर लेकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। एक चाकू उठा लिया। कौन? मैंने थोड़ा घबराकर पूछा। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आता। फिर धीरे और बेसब्री से मेरे पास खुद की आवाज़ सुनाई दी, टूटी फूटी टुकड़ों में जुड़ी। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, जो बगल में रहता है। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खोला, चाकू मेरे हाथ में ही है। कोई नहीं था।
पर मुझे लग रहा है कोई है मेरे आसपास। मैं घबराया हुआ अपने आसपास देख रहा हूँ। तभी आवाज़ मेरे ठीक बिल्कुल सामने से सुनाई दी। मैं तुम्हारा बगल वाला पड़ोसी हूँ। हवा में हल्का सा धुंधलापन था, किसी इंसानी आकार की तरह, जो धीरे धीरे दरवाजे के अंदर आ रहा है। ये मेरा आखिरी मौका था। सारी ताकत लगाकर मैंने चाकू उस अनजानी चीज की ओर फेंक दिया। चाकू उसके बीच से गुजर गया। मुझे एक ठंडी हवा महसूस हुई। ऐसा लगा कोई मुझे जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। आसपास कोई भी नहीं है, किसे बताऊं, किससे मदद मांगूं। मैं समझ चुका था कि ये असली है। मैं उस धुंध के बीच से निकल गया। पीछे देखा तो वो मेरी ओर बढ़ रहा है। वो मुझे निगलना चाहता है। मैं तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। मेरे हाथों में जलन हो रही थी, पर मैं खुद को धकेलता रहा। चारों तरफ एक जैसी बिल्डिंग देख रहा था। हर खिड़की के पर्दे के पीछे, हर दरवाजे के पीछे, वहाँ कोई भी नहीं था। पर मुझे महसूस हो रहा है कुछ भूखे लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे रोकना चाहते हैं। मेरे शरीर में एकदम से सिहरन दौड़ गई जब मैंने देखा कि कुछ धुंधली परछाई मेरी तरफ हाथ फैला रही हैं। उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि मुझे हर जगह वही नजर आने लगते हैं। मैं चीखता चिल्लाता हजारों हाथों के बीच से निकल रहा हूँ। वो चिल्ला रहे हैं, कानों में उनकी आवाज़ चुभने लगी। भगवान का नाम लेते हुए चीखते चिल्लाते मैं कॉम्प्लेक्स के एंड तक आ पहुंचा। यहाँ कोई दीवारें नहीं थी जो मुझे रोकती। थके हुए हाथों से खुद को आगे बढ़ाता रहा। जैसे ही मैं बाहर निकला, चीखें धीरे धीरे खत्म हो गई। पीछे की हवा भारी लग रही थी। मैं सड़क पार करते हुए बस स्टॉप पर रुक गया। मेरे हाथ लटक गए। कुछ देर के लिए मैं वहीं बैठा रहा। आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। पसीने और बदबू के बीच शायद मैं एक पागल जैसा दिख रहा था। कितने दिनों बाद मैंने एक आदमी को देखा जो बेंच पर बैठा हुआ है। मेरे सामने एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा था, जल्द आ रहा है। उसी बिल्डर ग्रुप का नाम जिसने मुझे नौकरी दी थी, और साथ में उन्हीं बिल्डिंग्स की तस्वीरें जहाँ से मैं अभी भागता हुआ आया हूँ। खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं अभी किसी पोर्टल में फंसा हुआ था? मैं वहाँ से निकल के आया हूँ, एक ऐसी जगह जो असल में हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। मैंने झट से पीछे मुड़ के देखा। एक सुनसान बंजर जमीन, जहाँ धूल मिट्टी और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यकीन नहीं होता मैंने ऐसा कुछ देखा है जो असल में था ही नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।